सुबह क्या है? रात से जागकर उठना, नित्य कर्म करना और दिनचर्या शुरू करना, खाना बनाना, खाना, ऑफिस जाना और रात में थक कर फिर सो जाना। क्या सिर्फ एक नए दिन का रूटीन वर्क है सुबह? जी नहीं। सुबह का मतलब इसे कहीं ज्यादा है। सुबह जब रात के अंधियारे के बाद सूरज की नई किरणों के साथ आपकी आंखें खुलती हैं, तो जिंदगी आपको एक और मौका देती है। मौका फिर से जीने का, मौका संवरने का, मौका कुछ कर गुजरने का। इसलिए हर सुबह सिर्फ उठिए नहीं, जागिए अपने सपनों को पंख देने के लिए। हेलो, नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। कल्पना कीजिए, आपके शरीर की एक ऐसी स्थिति जब आप अपनी चाल पर कंट्रोल करना चाहते हो, लेकिन आप कंट्रोल कर नहीं पाते। या तो बहुत तेज चलते हैं या धीमे हो जाते हैं। एक ऐसी स्थिति जब आपके मस्तिष्क पे आपका नियंत्रण नहीं होता, आप करना कुछ और चाहते हैं और करने कुछ और लगते हैं। ऐसी कल्पना करना निश्चित रूप से मुश्किल है, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके साथ ये सब घटित होता है। जी हाँ, वो लोग पार्किंसन बीमारी से पीड़ित हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 1 लाख लोगों में से 15 से 20% लोग इस बीमारी की चपेट में हैं। खास बात यह है कि बीमारी ज्यादातर 60 से ज्यादा उम्र के लोगों में होती है, लेकिन आजकल युवाओं को भी ये बीमारी अपनी चपेट में ले रही है। लेकिन इस बीमारी से निजात पाने के लिए योग जो है वो रामबाण की तरह काम करता है। जी हाँ, देखिए कुछ योगासन और प्राणायाम जो कि पार्किंसंस में काम करते हैं। नमस्कार, आप सबका हार्दिक स्वागत है लव यू जिंदगी के योग सत्र में। चर्चा करते हैं आज पार्किंसन डिजीज के बारे में। पार्किंसन डिजीज उम्र बढ़ने के साथ साथ डोपामाइन हार्मोन का जब लेवल कम होना शुरू हो जाता है, उसके कारण पार्किंसन डिजीज अकर होनी शुरू होती है, उत्पन्न होनी शुरू होती है। और देखा जाता है इसमें मरीज को अक्सर उसका बॉडी का स्ट्रक्चर रिजिड होना शुरू होता है, बॉडी धीरे धीरे आगे की ओर झुकना शुरू कर देती है, जिसके कारण चलने में भी परेशानी होती है। छोटे छोटे स्टेप लेके वह मरीज चलता है, साथ ही साथ उसकी बॉडी में ट्रेमर शुरू हो जाता है और संतुलन बिगड़ना शुरू हो जाता है। इन सब समस्याओं को वह लंबे समय तक फेस करता है और इससे बचने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, आज उसकी चर्चा करेंगे। तो योग के माध्यम से कौन सी प्रैक्टिसेस अपनाएं जिनसे आप पार्किंसन डिजीज़ को अपने जीवन में दूर रख सकते हैं या इस बीमारी को कम करने में लाभ पहुंचा सकते हैं। आइए देखते हैं, जानते हैं और सीखते हैं। पहला अभ्यास स्कंद चालन। सांस भरते हुए धीरे से बगल से दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं और सांस छोड़ते हुए धीरे से बगल से हाथों को नीचे ले आएं। यह अभ्यास 2 से 3 बार आप अपनाएं। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आएं। अगला अभ्यास स्कंद चक्र क्रिया। स्कंद चक्र क्रिया के लिए श्वास भरते हुए दोनों हाथों को बगल से कंधों की सीध में ले आएं और कोहनियां मोड़ें। श्वास छोड़ते हुए हथेलियां या उंगलियां जो सहज हो आप कंधों पर रखें। अब पुनः श्वास भरें, कोहनियों को शून्य नुमा आकृति बनाते हुए ऊपर ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएं, वक्षस्थल के सामने कोहनियों को मिलाएं। 2 बार और दोहरा जाएं। कोशिश करें कि कोहनियां जब आप ऊपर लेके जा रहे हैं तो श्वास भरते हुए और आकाश की ओर आप इसको खींच पाएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लाएं। अब यही अभ्यास विपरीत दिशा से 3 बार दोहरा जाएं। श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। अगर आपके लिए खड़े होकर यह अभ्यास कर पाना सहज ना हो तो आप चेयर पर बैठ के भी इस अभ्यास को कर सकते हैं। धीरे से हाथों को वापस ले आएं जिस प्रकार गए थे और विश्राम करें।
इसके उपरांत आसनों की अगर हम बात करते हैं तो ताड़ासन बहुत लाभकारी आसन है। पैरों में कुछ इंच की दूरी बनाकर खड़े रहें। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सामने से ऊपर ले जाएं। उंगलियों को फंसाते हुए श्वास बाहर करते हुए हाथों को पलटाएं और धीरे धीरे हाथों को ऊपर ले जाएं। अब इस स्थिति में पूर्ण रूप से शरीर को एक सीधनुमा आकृति प्रदान करें, क्योंकि पार्किंसन में अक्सर देखा जाता है हमारी बॉडी रिजिड होनी शुरू हो जाती है, बॉडी में डिफॉर्मिटी, बॉडी स्ट्रक्चर में डिफॉर्मिटी आनी शुरू हो जाती है और हम कहीं ना कहीं आगे की ओर झुकना शुरू कर देते हैं। तो ताड़ासन बॉडी अलाइनमेंट के लिए बहुत लाभकारी है। जिनके लिए इतना कर पाना सहज हो और अगर और भी शरीर अनुमति दे तो धीरे धीरे आप अपनी एड़ियाँ उठाएं और पंजों पर संतुलन बनाएं। यह ताड़ासन का पूर्ण स्वरूप है। यह संतुलन श्रेणियों में आने वाला एक आसन है और पार्किंसन में अक्सर देखा जाता है कि संतुलन बहुत डिस्टर्ब होता है। धीरे धीरे एड़ियों को वापस लाएं और हाथों को बगल से वापस ले आएं। न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन को बेटर करने के लिए ताड़ासन का अभ्यास हमने यहाँ पर किया। इसके उपरांत अगला अभ्यास कटी चक्रासन। कटी चक्रासन, पैरों में कंधों से अधिक या कंधों जितनी दूरी बनाएं। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को कंधों की सीध में सामने की ओर उठाएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे शरीर को बाईं दिशा में मोड़ें। बायां हाथ सीधा रखें और दाहिना हाथ मोड़कर हथेली को कंधे की सीध में। इस स्थिति में सामान्य सांस के साथ बने रहें। संतुलन दोनों पैरों पर स्थापित रखें। निचला भाग सीधा रखने की कोशिश करें और अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आ जाएं। यही अभ्यास दूसरी दिशा से दोहरा दें। धीरे धीरे वापस आ जाएं। हाथों को नीचे ले आएं, पैरों को नज़दीक करें, विश्राम करें। जिनके लिए खड़े होकर कर पाना सहज नहीं है वो चेयर पर बैठ के इन अभ्यासों को दोहरा सकते हैं। बैठकर करने वाले आसनों में मार्जरी आसन के अभ्यास से आरंभ करेंगे। तो मार्जरी आसन के लिए घुटनों के बल खड़े हो जाएं और अब धीरे से आगे झुकते हुए दोनों हाथों को ज़मीन पर रखें, कंधों की सीध में नीचे की ओर। दोनों हाथों में कंधों जितना अंतर बनाएं उतना ही अंतर पैरों के बीच में बनाएं और अब श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर की ओर ले जाएं और कमर को एक सी नुमा आकृति, एक कर्व नुमा आकृति प्रदान करें। याद रहे नितंब वाले भाग को आप वहीं रखते हुए आगे या पीछे उसको ना हिलाएं। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को अंदर की ओर झुकाएं, नीचे की ओर झुकाएं और कमर को ऊपर की ओर उठाएं। इस अभ्यास को 2 बार और दोहराएंगे। सांस भरते हुए गर्दन को ऊपर की ओर उठाएं, कमर को एक कर्व नुमा आकृति प्रदान करें। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को नीचे की ओर झुकाएं, कमर को ऊपर की ओर ले जाएं। आपके हाथों और पैरों की स्थिति स्थिर रहे, उनमें कोई परिवर्तन नहीं। पुनः श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर की ओर ले जाएं और कमर को एक कर्वनुमा आकृति प्रदान करें। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को आगे की ओर, नीचे की ओर झुकाएं और कमर को ऊपर की ओर उठाएं, एक डी नुमा आकृति। धीरे से वापस आ जाएं हाथों के सहारे से वज्रासन में। और अब यहाँ से पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों की ओर बढ़ते हैं। सरल भुजंगासन के लिए धीरे से पेट के बल लेट जाएं। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को एक बार पहले आगे की ओर खींचें, पैरों को मिलाएं, पूर्ण रूप से शरीर को तानें और अब श्वास छोड़ते हुए हाथों को बगल में ले आएं। कोहनियां और कलाई, छोटी उंगली एक सीध में, पैरों को मिला के रखें। भुजंगासन के लिए सरल तरीका हम करने जा रहे हैं। सांस भरते हुए धीरे से गर्दन उठाएं, धीरे से कंधों को उठाएं। अब हाथों को हल्का सा आगे ले जाएं और कोहनियों को कंधों के नीचे ले आएं। इस स्थिति में आपके हाथ, आपकी कोहनियां एक 90 डिग्री के कोण को बनाते हुए
इस स्थिति में सामान्य श्वास के साथ बने रहें, पैरों को मिला के रखें। जितना संभव हो वक्षस्थल का फैलाव उतना करने की कोशिश करें। टखनों को भी और दबाएं। धीरे धीरे वापस आ जाएं और मकर आसन में विश्राम करें। मकर आसन के लिए पैरों में कुछ इंच की दूरी बनाकर लेट जाएं और हथेली के ऊपर हथेली रखकर अपने गाल को टिकाएं और विश्राम करें। अब धीरे से करवट लें और उठ के बैठ जाएं। प्राणायाम के अभ्यास के लिए हम यहाँ पर 2 प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, एक नाड़ी शोधन प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं, सुखासन, अर्धपद्मासन। यदि आपके लिए इस प्रकार बैठना संभव ना हो तो आप चेयर पर बैठ के भी ये प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। कमर गर्दन सीधी रखें, बाएं हाथ की ज्ञान मुद्रा धारण करें, दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा धारण करें और श्वास पूर्ण रूप से दोनों नासिका रंध्रों से बाहर करें। और अब धीरे से इस मुद्रा से दाएं अंगूठे से दाएं नासिका रंध्र को बंद करें, बाएं नासिका रंध्र से धीमा गहरा श्वास लें और श्वास भरने के बाद नासिका रंध्र को बंद करें। दूसरे नासिका रंध्र को खोलते हुए धीरे धीरे श्वास बाहर करें। याद रहे श्वास लयबद्ध हो, झटके ना हो। अब यहीं से पूरक करें, यानी श्वास को धीमा गहरा रूप देते हुए भरें और भरने के उपरांत नासिका रंध्र को बंद करें और विपरीत नासिका रंध्र से श्वास बाहर करें। यह नाड़ी शोधन प्राणायाम या अनुलोम विलोम प्राणायाम का एक चक्र है। ऐसे 2 चक्र और कर जाएं। पार्किंसन डिजीज़ में अक्सर देखा जाता है कि हाथों का हिलना या शरीर में कंपन, ऐसी स्थिति में जितना आपके लिए संभव हो, जितना सहज हो, आपसे मुद्रा ना बन पाए तब भी आप हल्का अंगूठे का स्पर्श रख के भी आप इस अभ्यास को ज़रूर करें। प्राणायाम इस बीमारी में बहुत लाभकारी है। शुरुआत में धीरे धीरे 2 से 3 चरण, बाद में 5 से 10 चरणों को आप इसको सुबह शाम अपने जीवन में अपना सकते हैं। धीरे धीरे चरण पूरा करने के बाद हाथ को वापस लाएं। आपकी श्वास लयबद्ध होनी चाहिए, झटके ना हो, ये ध्यान रखें जब भी आप इस अभ्यास को कर रहे हैं। और अब इसके प्रभाव के साथ जुड़े। नाड़ी शोधन प्राणायाम के उपरांत हम भ्रामरी प्राणायाम को करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम के लिए इसी स्थिति में धीमा गहरा श्वास लें और श्वास को बाहर करते वक्त भ्रमर के समान गुंजन उत्पन्न करें। दो बार और कर जाएं। सांस भरने के बाद श्वास बाहर करते वक्त भ्रमर की गुंजन। धीरे धीरे मौन, शांत। इस अभ्यास क्रम को अपनाकर आप पार्किंसन बीमारी को दूर करने में सहायता प्रदान कर सकते हैं। समय लेते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। पार्किंसन बीमारी का दूसरा नाम है न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर। ये एक ऐसा रोग है, ऐसी बीमारी है जो मनुष्य के उस हिस्से को प्रभावित करती है जो हमारे शरीर के अंगों को संचालित करता है। इसके लक्षण इतने कम होते हैं कि शुरुआत में आप इसे पहचान भी नहीं पाएंगे। पार्किंसन रोगियों के लिए कोई विशेष डाइट प्लान तो नहीं है,
लेकिन कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनके सेवन से इसके लक्षणों को काफी हद तक कम किया जा सकता है। आइए जानते हैं हमारी डाइट एक्सपर्ट से। मैं हूं आपकी फेवरेट डाइटिशियन शिखा अग्रवाल शर्मा, डायरेक्टर फैट टू स्लिम। आज हम बात करने वाले हैं क्रॉनिकल डिजीज पे, जो है पार्किंसन। पार्किंसन एक बड़े अडल्ट लोगों में अक्सर देखा जाता है। क्या है पार्किंसन? पार्किंसन एक डिजीज है जहां पे हमारी नर्व सेल्स डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से कई प्रॉब्लम्स अडल्ट्स में देखी जाती है, जैसे चल ना पाना, बोलने में प्रॉब्लम होना, लिखने में प्रॉब्लम होना, बिहेवियर चेंज हो जाना, उसकी भूख ना लगना और थकान जल्दी हो जाना, और यहाँ तक कि एंजाइटी और डिप्रेशन हो जाना एंड कई बारी अल्जाइमर भी हो जाना। क्या इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन है? क्या हमारी डाइट पार्किंसन को कंट्रोल करने में मदद कर सकती है? बिल्कुल। कुछ ऐसी डाइटरी चीज़ें हैं, अगर हम रेगुलरली उन्हें डाइट में ऐड करें तो इस प्रॉब्लम से कहीं तक निजात मिल सकती है। अगर कोई पेशेंट पार्किंसन की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है तो उसकी डाइट में आप इन चीज़ों को ज़रूर ऐड कीजिए। सबसे पहले हाई प्रोटीन डाइट को ऐड करना, जिसके अंदर आप बाजरा ऐड कर सकते हैं, रागी ऐड कर सकते हैं, आप एग्स दे सकते हैं, आप चिकन दे सकते हैं, आप फिश दे सकते हैं। पार्किंसन आपकी इन सारी डाइटरी चेंजेस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। यहाँ तक कि सॉल्ट का ऐड होना, क्योंकि जितना ज़्यादा हमारी डाइट में सॉल्ट ऐड होगा बैलेंस में, उतना ज़्यादा हमारे नर्वस सिस्टम को करंट मिलेगा और जिससे हमारी एक्टिविटी इंप्रूव हो सकती है। तो पार्किंसन के पेशेंट की डाइट में मेक श्योर करें कि सॉल्ट फूड का इंटेक बहुत ज़्यादा बैलेंस में हो। और उसके अलावा डाइट में आप सीवीड ऐड कर सकते हैं। सीवीड भी पार्किंसन पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा मदद करती है। और इतना ही नहीं, उनकी डाइट में आप रेगुलरली आलमंड्स को ऐड कीजिए। आलमंड्स रियली हेल्प पार्किंसन पेशेंट टू इम्प्रूव एंड क्योर बेटर, जिसमें आप उनको 5 नहीं 3 से 4 2 से 3 चम्मच आप उन्हें घिसा हुआ बादाम या बादाम का पाउडर उनके दूध में डाल देना या उनकी दही में डाल देना लेके आप दे सकते हैं। तो बस इन्हीं छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखिए एंड आई एम श्योर पार्किंसन से जो लोग जूझ रहे हैं उनकी इस डाइटरी चेंज में उनको हेल्प मिलेगी। और मेक श्योर कीजिए कि लाइफ जो हो वो एक्टिव हो, वो किसी ना किसी एक्टिविटी में एडेड हो, चाहे वॉकिंग हो, चाहे योगा हो या 5-10 मिनट की वॉक हो। और ये छोटे छोटे चेंजेस उनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो सकते हैं। आपको भी ये बात पता होगी कि आजकल सोशल मीडिया का जो एडिक्शन है वो बहुत ज़्यादा लोगों में है। ज़्यादातर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने से कई बार दिमागी तौर पर बीमार होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। शोधकर्ताओं ने कहा है कि सोशल मीडिया सीधे तौर पर आपकी मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन चिंता मत करिए, सोशल मीडिया की लत से छुटकारा पाना मुश्किल बिल्कुल नहीं है। जानेंगे हम वो कौन कौन से उपाय हैं, वो कौन कौन से तरीके हैं जिससे कि हम लिमिट कर सकते हैं अपनी इस आदत को और उसका फायदा भी उठा सकते हैं और इस लत से पा सकते हैं छुटकारा हमारी एक्सपर्ट से। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रेरणा कोहली है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं बात कर रही हूँ आपके साथ बच्चे और सोशल मीडिया एडिक्शन के बारे में। हमारे बहुत सारे दर्शकों ने भी हमसे सवाल करा है कि कैसे हम बच्चों को मोबाइल एडिक्शन से हटाएं। देखिए, अगर आपके बच्चे सारा टाइम मोबाइल पे हैं, बार बार मोबाइल की नोटिफिकेशंस पे देख रहे हैं, उनका कहीं भी कंसंट्रेशन नहीं है, फोकस नहीं है, अगर आप उनसे बात कर रहे हैं तो वो सिर झुका के सिर्फ फ़ोन देख रहे हैं, खाना खा रहे हैं तब भी वो फ़ोन पे हैं, जब आप उनसे कोई भी बात करें, वार्तालाप करें, वो या गेम खेल रहे होते हैं या किसी तरह का म्यूज़िक सुन रहे होते हैं या कोई ना कोई अपना प्रोग्राम देख रहे होते हैं। जब से हमारा पैंडेमिक शुरू हुआ है और ये ऑनलाइन लर्निंग शुरू हो गई घरों से, बच्चे और भी मोबाइल को देखने लग गए हैं। देखिए, हमें इसके लिए एक डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे सचमुच मोबाइल से अपना सिर ही नहीं हटा रहे। सारा टाइम वो सिर झुका के मोबाइल ही देखते रहते हैं। उन्हें ये भी नहीं पता कि आसपास उनके कौन है या क्या हो रहा है। एक तो फिज़िकल प्रॉब्लम बहुत आ जाएंगी, नेक पेन इशू शुरू हो जाएंगे,
आंखें कमज़ोर हो जाएंगी और एक बच्चों का पॉइस्चर, जो इस टाइम बड़े हो रहे हैं बच्चे, एक पॉइस्चर ठीक होना चाहिए, वो भी एक झुका झुका पॉइस्चर हो जाएगा, तो वो भी एक हेल्दी चीज़ नहीं है। ऊपर से बच्चों के साथ सारा टाइम अगर हम सिर्फ स्क्रीन से ही नॉलेज दें तो बच्चों को क्या समझ में आएगा कि फैक्चुअल चीज़ें क्या हो रही हैं, प्रैक्टिकल चीज़ें क्या हो रही हैं। तो देखिए, मैं मानती हूँ कि थोड़ी मजबूरी है कि हमें बच्चों को फ़ोन देना पड़ रहा है क्योंकि एक पैंडमिक का टाइम चल रहा है, मगर उसको कैसे कम करें कि उसका ये भी ज़रूरी है कि आप भी कम मोबाइल इस्तेमाल करिए। मोबाइल इस्तेमाल करना जैसे हंसी इन्फेक्शस होती है ना, कि कोई हंसता है तो सबको हंसी आ जाती है। अगर बच्चा बैठा भी हुआ है और मगर वो देखता है उसके माँ बाप बार बार फ़ोन उठा के देख रहे हैं, तो उसका भी दिल करता है कि वो फ़ोन उठा के देखे, उसे लगता है यही चीज़ ठीक है। तो आप भी मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करना कम करिए, बल्कि जो ऑफ मोबाइल गेम्स हैं उनको खेलिए। क्योंकि बच्चा क्या कर रहा है, गेम्स खेल रहा है, म्यूज़िक सुन रहा है, आप रेडियो चलाइए, टेलीविज़न पे सुनिए म्यूज़िक, या आप कोई बोर्ड गेम्स खेलिए, कोई कॉमिक स्ट्रिप्स बनाइए, कोई मतलब आर्ट क्राफ्ट पेंटिंग कर लीजिए, कुछ इन्वायरमेंट में पॉटिंग प्लांटिंग कर लीजिए। आप ये टाइम ज़रूर रखिए 2 से 3 घंटे रोज़, जहाँ पे बच्चा मोबाइल पे नहीं है बल्कि कुछ ऑफ मोबाइल सीख रहा है। और जब उसको पता चल जाएगा कि वो कुछ कर सकता है ऑफ मोबाइल, तो वो खुद भी करेगा। देखिए, आधे बच्चे ना मोबाइल पे इसलिए क्योंकि वो बोर हो रहे होते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता वो और क्या करें, तो कहते चलो फिर मोबाइल उठा लेते हैं, इसमें गाने देख लेते हैं। और अब बच्चों को ये भी हो गया है कि अगर मोबाइल उनके पास नहीं है तो वो इरिटेट हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। वो खाना खाएंगे, अगर मोबाइल चल रहा होगा, साथ में उनकी पिक्चर चल रही होगी, कोई कार्टून चल रहा होगा। सो ये हैबिट्स अच्छी नहीं हैं, क्योंकि आप अपने खाने पे भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं। जब बच्चा खाना खा रहा होता है तो मोबाइल अलग होना चाहिए, दूर होना चाहिए, जिससे बच्चा खाने में फोकस करे और आराम से उसका डाइजेशन हो। और इसीलिए आप देखेंगे कि बच्चे बहुत ज़्यादा एंटी सोशल हो रहे हैं, क्योंकि अगर उनकी वो गेम ख़त्म नहीं हुई और आप कह रहे हैं चले हम तुम्हें घुमाने लेके जाते हैं, तुम्हारे लिए कुछ चीज़ खरीद देते हैं, या किसी फैमिली मेम्बर को मिलने जा रहे हो, कहते हैं नहीं मैं गेम पे हूँ, मैं इस गेम को नहीं छोड़ के जा सकता। तो ज़रूरी है कि हम ऑफ मोबाइल चीज़ें करें, जिससे बच्चों को भी पता चले कि और ऐसी चीज़ें हैं। इसके लिए हमें पहले अपने अंदर डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। हम भी तो ऐसे ही करते हैं कि सुबह सो के उठते हैं तो सबसे पहले अपना मोबाइल ढूंढते हैं, है ना, तो हमें भी बच्चा यही देखता है। तो जब घर का कल्चर में हम चेंज लाएंगे तो बच्चे को लगेगा कि मोबाइल जो हम यूज़ करें वो हमारी सुविधा के लिए है, ये नहीं कि बार बार हमें मोबाइल को देखना है। क्योंकि बच्चों को फोमो हो गया है। फोमो हम वर्ड यूज़ करते हैं साइकोलॉजी में, फियर ऑफ मिसिंग आउट। शायद ऐसा तो नहीं है कि कोई चीज़ आ गई है, नई गेम आ गई है, या कुछ नया म्यूज़िक आ गया है, या कुछ नया वीडियो अपलोड हो गया जो मैंने मिस कर दिया है, तो ये फिर एंजाइटी में बदल जाएगा, ये फिर घबराहट में बदल जाएगा। तो ये चीज़ें एक कड़ी से दूसरी कड़ी मिलती हैं। तो हमें एक अपने लाइफ में संतुलन लाना, एक कामनेस लानी, एक ठहराव लाना है कि मोबाइल का भी टाइम है और अपने ऑफ मोबाइल का भी टाइम है। एक डिसिप्लिन लाइए, मोबाइल भी यूज़ करिए, क्यों नहीं यूज़ करिए, मगर उतना यूज़ करिए जो आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ना आके अफेक्ट। जिंदगी अच्छा वक्त तभी देती है जब हम अपनी जिंदगी को सुधरने का वक्त देते हैं। विकल्प बहुत हैं बिखरने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है संवरने के लिए। यदि आप में शुरू करने के लिए साहस है तो आप में सफल होने का भी साहस है। दरअसल जिंदगी एक लंबा सफर है और इस सफर को बेहतरीन बनाना है तो विचार, प्रार्थना और इरादा सब कुछ पॉजिटिव रखिए। फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरती से मुस्कुराएगी। और कहते रहिए लव यू जिंदगी।